नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक लड़की की बहुत ही दुख भरी कहानी है। मित्रों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो मैं हर रोज लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। नितिन गुस्से में लाल पीला हो रहा था। उसे शब्द नहीं मिल रहे जिनसे वो उस आदमी को गरिया सकता जिसने उसकी नवविवाहिता मीरा को इतने सालों तक अपनी हवस का शिकार बनाया हुआ था। उसका मामा। हाँ, ऐसा ही होता है। ज्यादातर महिलाएं अपने ही घर में सुरक्षित नहीं होती और हम उन्हें घर के बाहर कदम रखने से मना करते रहते हैं। पिछली रात ही नितिन और मीरा शादी के बंधन में बंधे थे। आज उनकी पहली रात साथ में थी। नितिन कितना खुश था मीरा जैसी सुंदर और समझदार लड़की से शादी करके, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसके ऊपर ऐसा बम गिर पड़ेगा। उसने कमरे में कदम रखा और मीरा के पास जा कर के बैठ गया। उससे कुछ इधर उधर की बातें कर उसका हाथ थामा ही था कि मीरा ने घबरा कर झटके से उसका हाथ वापस छोड़ दिया। नितिन को लगा यह नई दुल्हन की घबराहट है। उसने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा मीरा का हाथ थामने की कोशिश की, उसने देखा कि मीरा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। नितिन ने हैरानी से मीरा को देखा और उससे दूरी बना करके बैठ गया। कुछ देर सोचने के बाद कि मीरा ऐसा क्यों कर रही है, उसने मीरा की ओर देखा। वो अब भी अपना चेहरा घुटनों के बीच रख करके सिसक रही थी। उसने मीरा को पुकारा, मीरा, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? नितिन ने सवाल किया, लेकिन मीरा कुछ नहीं बोली, बस सुबकती रही। नितिन आगे बोला, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी, तुम्हारे साथ इस रिश्ते के लिए? मीरा अब भी कुछ नहीं बोली तो नितिन थोड़ा सा झल्ला उठा। वैसे वो एक शांत दिमाग का इंसान था, लेकिन जब वो लड़की जिसे वो पहली ही नज़र में पसंद करने लगा था, वो उसके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी और ना ही उसे कोई वजह बता रही। उसने व्यवहार की तो उससे सहन नहीं हो रहा था। उसने एक आखिरी सवाल किया, क्या तुम किसी और से? जैसे ही नितिन ने यह सवाल किया, मीरा ने चौंक कर नितिन को देखा और ना में सिर हिलाते हुए जोर से रो दी। नितिन घबरा गया। उसे इस तरह रोते हुए देख वो उसके करीब गया और बोला, रो मत मीरा, मुझे बताओ तो हुआ क्या है? क्या बताऊं आपको, कैसे बताऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस मैं इतना जानती हूं कि आप इस रिश्ते में मेरे साथ खुश नहीं रह पाएंगे। मैं आपके लायक नहीं हूं, मीरा ने सुबकते हुए कहा और फिर अपना चेहरा छुपा रो दी। नितिन को समझ नहीं आ रहा था कि मीरा कहना क्या चाह रही थी। वो उसके साथ खुश क्यों नहीं रह पाएगा? वो उसे पसंद करता है और इसलिए तो उसने मीरा से, और वो ऐसा क्यों कह रही है कि उसके लायक नहीं है? नितिन से तो अच्छी ही दिखती है रंग रूप में। हाँ, उसके मायके में थोड़ी आर्थिक तंगी है, लेकिन इस तथ्य को उसके जीवन से क्या लेना देना? वो अच्छे से कमाता है और मीरा को किसी बात की कमी नहीं होने देगा। वो छोटे छोटे कदमों से उसके पास तक चल करके आया और उससे थोड़ी दूरी बना करके बैठते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। तुम मेरे लायक क्यों नहीं हो? अगर तुम्हारे परिवार के पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ? मैं वादा करता हूँ तुम्हें नहीं, ऐसा नहीं है। नितिन की बात बीच में ही काटते हुए मीरा बोली, तो फिर क्या है? नितिन झल्ला उठा। उसे इस तरह का व्यवहार करता देख एक बार फिर मीरा की रुलाई फूट पड़ी। नितिन फिर उससे थोड़ी दूरी बना करके बैठ गया और उसे समझाते हुए बोला, देखो मीरा,
अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना। अगर नहीं बताओगी, यूं रोती रहोगी तो मैं कैसे तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। मैं बता दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको एक वादा करना होगा, मीरा ने सुबकते हुए कहा। ठीक है, लेकिन पहले रोना बंद करो, नितिन ने कहा और कुर्सी खिसकाकर मीरा के सामने बैठ गया। नितिन, वादा कीजिए कि मैं जो कुछ भी आपसे कहने वाली हूँ उसे सुनकर आप अपना आपा नहीं खोएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, उसके बाद आप मुझे लेकर के जो चाहे फैसला ले सकते हैं, लेकिन बस मेरी बात शांति से सुन लीजिएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जो तुम कह रही हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। नितिन ने कहा तो मीरा उठ करके खड़ी हो गई और खिड़की के पास जा करके बोली, मेरे मन में आपके लिए कोई बुरी भावना नहीं है। आपसे इस तरह व्यवहार के पीछे यह कारण नहीं कि मुझे आपसे कोई परेशानी है, बल्कि आप जैसा जीवन साथी मिलना किसी के लिए भी भाग्य की बात होगी। लेकिन मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं अपवित्र हूँ। मीरा ने कहा तो एक पल को नितिन समझ नहीं पाया, लेकिन अगले ही पल जैसे जैसे मीरा बताती गई उसके करंट सा लगता गया। वो उठ करके खड़ा हो गया। मीरा ने उसका चेहरा देखा, उस पर क्रोध के भाव आने लगे थे। मीरा ने बोलना जारी रखा, आप जानते हैं ना कि मैं अपने मामा मामी के घर पर रह करके पढ़ी हूँ। नितिन ने सिर हिला दिया। मीरा आगे बोली, वो माँ के सगे भाई नहीं बल्कि दूर के रिश्ते में भाई हैं। उन दोनों ने बचपन में साथ पढ़ाई की थी और घर आसपास होने से उन दोनों में अच्छी बनती थी। माँ बाबूजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और गांव में 8वीं से आगे लड़कियों के लिए स्कूल नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे शहर मामा के घर पढ़ने भेज दिया था। बाबूजी कुछ काम नहीं करते थे, बस दिन रात शराब के अलावा उन्हें और कुछ काम नहीं था। ऐसे में माँ घर कैसे चलाती थी यह बस वही जानती थी। माँ ने मामा से बात की और वो मान भी गए। मैं खुश थी, मैं पढ़ लिख करके जब कुछ बन जाऊंगी तो माँ की कुछ परेशानियां दूर कर पाऊंगी, और यही सोच मैं मामा के पास शहर आ गई। यूं तो मामा मामी बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी थी तो मैं उनके लिए गैर ही ना। पहनने के लिए मुझे उनकी बेटी के कपड़े मिल जाते और घर के कामों के बदले 2 वक्त की रोटी। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, बल्कि यह अच्छा ही था, मेरा आत्मसम्मान बना हुआ था। मैं माँ के पास पैसे तो नहीं थे मेरी पढ़ाई के लिए, तो मामा का हाथ बटाकर इत्मीनान कर लेती थी कि मैं मुफ्त में नहीं रह रही हूँ। वहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं रमने लगी थी वहाँ के माहौल में। लेकिन सब हमेशा ऐसा ही चले ऐसा कहाँ होता है। सबके जीवन में अच्छे बुरे मोड़ आ ही जाते हैं, और ऐसा ही एक बुरा मोड़ मेरी जिंदगी में भी आया। मुझे 1 साल हो गया था यहाँ। एक रोज मामी अपने मायके गई हुई थी, मैं और मामा घर में अकेले थे। दोपहर में मैंने मामा को खाना परोसा और उसके बाद रसोई साफ कर अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने बैठ गई। सर्दियां थी तो रजाई में बैठे पढ़ते हुए कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। अभी कुछ ही देर हुई होगी कि मुझे लगा कि जैसे कोई मुझे सहला रहा है। मैं उन्नीदी सी अपनी रजाई में पलटी तो डर के मारे मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मामा मेरी रजाई में। मीरा की आंखें डबडबा गई बताते हुए और गला भर आया। उसने अपनी हथेली से आंसू पोंछे और नितिन की ओर देखा। उसे देख यूं लग रहा था जैसे कि वो किसी स्वप्नलोक में हो और वहाँ कुछ भी उसके मन के अनुरूप सुंदर और आकर्षण ना हो। मैंने उनसे गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगी, लेकिन उनके ऊपर हवस का शैतान सवार हो चुका था। ना जाने कब से वो इस फिराक में थे
और यह अवसर उनके लिए सबसे सही था। ना मामी थी ना उनकी बेटी। मैं रो रही थी, चीख रही थी, अपनी पूरी शक्ति के साथ उनका विरोध कर रही थी। लेकिन एक 14 साल की लड़की और एक 45 साल के आदमी की ताकत में अंतर होता है। मेरे चीखने पर भी उन्होंने एक हाथ से मेरा मुंह बंद किया और इससे आगे मीरा बता नहीं सकी। लेकिन नितिन समझ गया था। उसका रोम रोम गुस्से में दहक रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई आदमी इस तरह जानवर हो सकता है कि अपनी बेटी से भी कम उम्र की लड़की के साथ। छी! नितिन का मन घृणा से भर गया। वो जानता था कि मीरा का इसमें दोष नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो उसे यह सब क्यों बताती। उसने देखा मीरा अपनी हथेलियों से अपना चेहरा छुपाए रो रही थी कि तभी उसे अपने सिर पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। उसने चौंक कर देखा तो नितिन उसके सामने खड़ा था। मीरा ने नजरें नीचे की और रूंधे गले में बोली, उसके बाद से हमारी शादी की एक रात पहले तक मामा जी को जब भी अवसर मिला उन्होंने उसका लाभ उठाया। कहते हुए एक बार फिर मीरा की सिसकियां बंध गई। नितिन ने उसे सहारा दिया और सोफे पर बिठाते हुए उससे पूछा, तुमने यह बात किसी को बताई? अपनी मामी या अपनी माँ को बताया था। इतना कहते हुए मीरा फिर अतीत में चली गई। माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे वापस बुला लो। हुआ क्या मीरा, तू रो क्यों रही है? माँ, मामा जी अच्छे इंसान नहीं हैं। उन्होंने मेरे साथ क्या हुआ मीरा, मुझे साफ साफ बता। मेरे साथ जबरदस्ती। माँ इस तरह से चुप थी जैसे कि कोई सांप देख लिया हो उन्होंने। मैं बोली, माँ तुम सुन रही हो ना? हाँ मीरा, मैं सुन रही हूँ। कुछ देर बाद माँ ने उत्तर दिया। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे विनती करने लगी कि मुझे अपने साथ वापस ले चलो। मैं जितना पढ़ ली हूँ उतना पर्याप्त है। गांव में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लूँगी, किंतु वहाँ रहकर इस तरह। लेकिन मेरे यह कहते ही माँ ने मेरा हाथ झटक दिया। मैं आश्चर्य से उन्हें देख रही थी। वो बोली, सुन मीरा, यह बात तूने किसी और को तो बताई नहीं। तू यहीं रहेगी और पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। बेटा, अपने घर पर खाने के भी लाले हैं। तुझे कम से कम यहाँ 2 वक्त की रोटी तो मिलती है सुकून से। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि यह बात बाहर आए और फिर कल को तुम्हारी शादी में अड़चन आए। बेहतर होगा तुम चुप रहो। लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं मीरा। अगर तुझे वापस ले गई तो तेरे पापा तेरी शादी किसी से भी करवा देंगे। मैं नहीं चाहती बेटा कि जो मैं भोग रही हूँ वो तू भी भोगे। और फिर कुछ समय की बात है, एक बार तेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो कुछ बन गई, फिर इस सब से दूर हो जाएगी। माँ ने कहा तो मैं उन्हें आश्चर्य से देखने लगी कि वो मेरी समस्या समझ नहीं रही हैं या समझना नहीं चाहती। इतना कह वो उठ करके खड़ी हो गई और वहाँ से चली गई और मामी का हाथ बटाने लगी। मैं अपने कमरे में बैठी रोती रही और कोसती रही अपनी किस्मत को। माँ 4 दिन रुक करके वापस चली गई। जाते समय उन्होंने मुझे गले लगाया और बोली, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मेरी बेटी, और हमारे पास इसके अतिरिक्त है ही क्या। मैं जवाब नहीं दे पाई उनकी इस बात का। क्या करती और मैं क्या कहती। वो मेरी माँ थी और मैं असहाय थी। मैं उनकी एकमात्र संतान भी थी और एकमात्र आशा की किरण भी। माँ के जाने के बाद मामा जी का मनोबल और बढ़ गया। पहले तो तब ही मुझे तंग करते थे जब मामी नहीं होती थी, लेकिन अब अवसर देख मामी के घर में रहते ही मुझ पर। मीरा इससे आगे कुछ ना बोल पाई। नितिन उसके पास गया और उसका सिर अपने कंधे से टिका उसे दिलासा देते हुए बोला, मत कहो मीरा, कुछ मत कहो, मैं सब समझ गया हूँ जो तुम कह रही हो। आप ही बताएं अब मैं कैसे आपके साथ इस रिश्ते को निभाऊं, जबकि मैं जानती हूँ मैं अशुद्ध हो चुकी हूँ। मैं आपके लायक नहीं हूँ नितिन। तुम मेरे लायक हो या नहीं यह मैं तय करूँगा, तुम नहीं। और हाँ, रही बात इस खुलासे की जो तुमने अभी किया है,
तो मैं वचन देता हूँ तुम्हें न्याय दिला कर रहूँगा। लेकिन नितिन, इस बारे में सबको पता चला तो फिर क्या होगा? आपका परिवार मुझे अपनाएगा? जब मैंने तुम्हें अपना लिया तो मुझे किसी और का फर्क नहीं पड़ता। और फिर अभी तुमने मेरे परिवार को जाना ही कहाँ है। जब जान जाओगी तब समझोगी कि दुनिया में सभी इस तरह के नहीं होते। अच्छा, अब तुम आराम करो, कहते हुए नितिन ने मीरा की हथेलियों को कसकर थामा और उसे भरोसा दिलाया कि उसका बुरा समय बीत चुका है और अब आने वाले समय में उसके साथ न्याय भी होगा और उसे उसका खोया हुआ सम्मान और आत्मविश्वास भी वापस मिलेगा। नितिन उठा और उसने बिस्तर सही कर मीरा को वहीं सोने के लिए कहा। खुद तकिया और चादर उठाकर सोफे पर लेट गया। मीरा पलंग पर टिक बैठ जाने कितनी देर नितिन को देखती रही और सोचती रही कि क्या वास्तव में पुरुष ऐसे हो सकते हैं जैसा नितिन है। दूसरे दिन से मीरा ने अपनी ससुराल में घुलना मिलना शुरू कर दिया। सभी लोग बहुत अच्छे थे। मीरा की सास तो सुबह पूजा से लेकर रसोई और उसके बाद खाने तक में उसका इंतजार करती रहती। दोपहर में जब सब सो जाते तो दोनों सास बहू साथ बैठ करके न जाने कहाँ कहाँ की बातें करती और ताश खेलते समय बिता देती। 1 महीना से ऊपर होने को आया था मीरा और नितिन की शादी को। नितिन के घर वालों को मीरा के घर की परिस्थिति मालूम थी, इसलिए उन्होंने शादी के तुरंत बाद होने वाली विदाई की जिद नहीं की थी। लेकिन जब वह 1.25 महीना से ऊपर होने वाला था और रक्षाबंधन का त्योहार भी था तो मीरा को एक बार मायके जाना ही था। वो अपना सामान बैग में रख रही थी कि नितिन कमरे में आया। उसने देखा कि मीरा के चेहरे पर उदासी है। वो मीरा के पास जा कर के खड़ा हुआ और बोला, मीरा। नितिन की आवाज़ सुन मीरा से रहा नहीं गया और वो वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। नितिन उसके सामने अपने घुटनों पर बैठा और उसके हाथों को थाम लिया। मुझे नहीं जाना है वहाँ नितिन। एक बार फिर उस मीरा आगे नहीं कह पाई। उसकी आवाज़ रुंध गई। नितिन उठकर उसके पास बैठा और उसे समझाते हुए बोला, फिक्र मत करो मीरा, अब वो शैतान तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं हूं ना। लेकिन वहां मैं अकेली, आप जानते हैं ना, माँ पापा कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने सब इंतजाम कर दिया है। देखो, नितिन ने मीरा को अपनी योजना बताई और कहा, तुम्हें बस इतना करना है, बाकी सब मैं देख लूँगा। लेकिन क्या यह हो पाएगा? मैं कर पाऊंगी? बिल्कुल कर पाओगी। तुम्हें यह सिर्फ अपने लिए नहीं करना है मीरा, तुम्हें यह करके उन सब के लिए एक मिसाल बनना है जो इस तरह के अपराधों का शिकार बनती हैं। लेकिन नितिन, इसके बाद घर वालों वो क्या कहेंगे? वो वापस मुझे अपनाएंगे? मैंने पहले भी कहा है कि कोई तुम्हें अपनाए या ना अपनाए, मैंने तुम्हें अपना लिया है और मुझे किसी और की परवाह नहीं है। नितिन ने मीरा का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम शायद अभी प्यार को समझी नहीं हो मीरा। जिस दिन समझ जाओगी मेरी स्थिति भी समझ आ जाएगी तुम्हें कि मैं तुमसे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्यों नहीं पता क्या तुम्हें? अच्छा, अब जल्दी करो, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर नितिन ने मीरा को उसका बैग जमाने में मदद की और उसके साथ बाहर आ गया। सुदेश और मामी उसे लेने आए हुए थे। जैसे ही मीरा बाहर आई, उसकी मामी संगीता ने उसे गले से लगा लिया। मीरा ने देखा कि उसके मामा ने उसे कैसे सिर से पैर तक घूरा। वो उसे एक नज़र से खुद में सिमट सी गई। नितिन ने कहा कि वो सामान गाड़ी में रखता है, तब तक वो लोग भी आ जाएं। मीरा की सास ने मीरा को अपने सीने से लगा लिया और रूंधे गले से बोली कि वो उसे बहुत याद करेगी। उसके बिना अब उनका समय बिताना मुश्किल हो जाएगा। मीरा ने कहा कि वो जल्द ही लौट आएगी, उसका भी मन उसके बिना नहीं लगेगा। तो उसके मामा फटाक से बोले, हाँ, अब मीरा का मन अपने मामा के घर में क्यों लगेगा? वो तो अब इस घर की हो गई और हम सब पराए। लेकिन मीरा, हमने अभी तक तुम्हें पराया नहीं माना है।
तुम हमेशा हमारी रहोगी। क्यों जी, सही कहा ना मैंने? मीरा के मामा सुदेश ने अपनी पत्नी से कहा तो वो मुस्कुरा दी और उनकी बात का समर्थन किया। गाड़ी में बैठते हुए मीरा सिर्फ नितिन को देखे जा रही थी कि उसने जो कहा है वो करेगा या नहीं। गाड़ी दूर दूर और दूर होती गई, लेकिन मीरा खिड़की से बाहर पीछे छूट अपनों को जब तक देख सकती थी देखे जा रही थी। बस रास्ते में उन लोगों ने संगीता को उसके मायके छोड़ा और फिर वो सुदेश के घर के लिए निकल गए, जहां मीरा की माँ बीना उनका इंतजार कर रही थी। अगले दिन रक्षाबंधन था, जिसके लिए वो अपने भाई के यहाँ चली आई थी। उनके मायके में तो अब कोई था नहीं जिसे वो राखी बांधती, और फिर वहाँ वो बचपन से अपना रिश्ता निभाती आई थी। इसलिए उन्होंने तय किया था कि मीरा की शादी के बाद का पहला रक्षाबंधन मीरा के साथ यहीं मनाएंगी। इसलिए मीरा के पापा 2 दिन के लिए उसे अकेला छोड़ वो सुबह ही अपने भाई के यहाँ चली गई, ताकि उसके मामा और मामी उसे लेने उसके ससुराल जा सकें, और वहाँ से लौटते वो संगीता को भी उसके मायके छोड़ आएंगे राखी बांधने के लिए। मीरा जैसे ही सुदेश के घर पहुंची, उसकी माँ ने उसका स्वागत किया और उसके मामा का धन्यवाद भी किया जो उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। सुदेश ने कहा कि मीरा उनकी अपनी बेटी जैसी है, तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए उन्हें उनका धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। मीरा ने यह सुना तो मन ही मन कुढ़ गई। जिस आदमी ने उसका बचपन, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, वो उसे अपनी बेटी के समतुल्य कह भी कैसे सकता है। रात का खाना खा मीरा की माँ उसके पास बैठी और उससे उसके ससुराल के बारे में सवाल किए, तो मीरा ने उन्हें बताया कि उसने नितिन को कुछ नहीं बताया, जैसा कि उन्होंने उसे समझाया था। नितिन उससे खुश है और उसके ससुराल वाले भी। यह जानकर बीना ने उसे और नितिन को दुआएं दी और उससे सोने को कह खुद भी करवट लेकर के सो गई। उनके सोते ही मीरा ने अपना फोन निकाला और नितिन को फोन किया। अगली ही घंटी पर नितिन ने फोन उठाया और बोला, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। माँ कैसी हैं? वो भी ठीक हैं। जब से तुम गई हो उदास हैं। अच्छा सुनो, कल का इंतजाम हो गया है। मैं कल सुबह यहाँ से निकलूँगा और समय पर पहुँच जाऊँगा। तुमने पक्का किया ना कि वो आदमी उस समय घर पर अकेला होगा? हाँ मामी जी को हम उनके मायके छोड़ते हुए आए हैं। ओह, और तुम्हारी माँ, उन्हें कैसे वहाँ से हटाओगी? मामा जी खुद ही उन्हें वहाँ रहने नहीं देंगे। आप माँ की फिक्र मत करिए, आप बस देर मत कीजिएगा, क्योंकि इस बार मैं उस दरिंदे के हाथों। कहते हुए मीरा की आवाज़ रूंध गई। नितिन ने उसे समझाया और अगली सुबह जल्दी निकलने के वादे के साथ फ़ोन रख दिया। मीरा ने फ़ोन तकिए के नीचे रखा और अपने दोनों हाथों पर सिर रखकर आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। उसे डर लग रहा था, कल जाने क्या होने वाला था। उसने नितिन से न डरने का वादा तो कर लिया, लेकिन उसे खुद पर भरोसा नहीं था कि वो उसे निभा पाएगी या नहीं। अगले दिन मीरा की नींद खुली तो देखा घड़ी में सुबह के 7 बज रहे थे। वो हड़बड़ा कर उठी और आसपास देखा तो कोई नहीं था। एक अनजाने डर से उसके माथे पर पसीना उभर आया कि तभी उसकी माँ बाहर आंगन से अंदर आई। उन्होंने मीरा को इस तरह परेशान देखा तो उसकी वजह पूछा। मीरा कुछ देर अपने डर में इतनी उलझी हुई थी कि सुन नहीं पाई। उसने अजनबियत से अपनी माँ को देखा। मीरा, क्या हुआ बेटी, कोई बुरा सपना देखा क्या? बुरा सपना, यह सुन जैसे मीरा को झटका लगा। उसने एक बार फिर अपने आसपास देखा और उठ करके खड़ी हो गई। उसकी माँ उसे हैरत से घूर रही थी। मीरा ने उन्हें सब ठीक है का इशारा किया और अपने कपड़े लेकर के बाथरूम में घुस गई। मीरा नहा कर निकली तो उसकी माँ ने बताया कि उसके मामा अभी किसी से मिलने गए हैं। वो आए उसके पहले खाना बना लेते हैं, फिर उन्हें राखी बांध वो लोग घर निकल जाएंगे। उसके पापा अकेले होंगे इसलिए। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाया और अपने बाल बनाने लगी। आईने में देखते हुए मीरा के मन में यही चल रहा था कि वो जो करने जा रही है वो कर पाएगी या नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अगर उसके साथ
एक बार बुरा ख्याल उसके दिमाग में फिर से गूंजा और वो कांप उठी। उसने बाल वैसे ही छोड़े और अपना फोन उठाकर नितिन को फोन किया। पूरी घंटी बजी लेकिन नितिन ने फोन नहीं उठाया। मीरा को कुछ घबराहट सी हुई, यह सोच के कि नितिन ने उसका फोन क्यों नहीं उठाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपना वादा निभाने में नाकामयाब हो। मीरा धम्म से वहीं बिस्तर पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो उसने अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छुपा लिया। क्या आपने भी मुझे धोखा दे दिया नितिन? उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ घुमड़ रहे थे कि तभी उसकी माँ वापस कमरे में आई। मीरा तैयार हो गई। मीरा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और नकली मुस्कान बिखेरते हुए बोली, बस 2 मिनट माँ। मीरा खुद को संयत किया और अपनी माँ से बस अभी आ रही हूँ कहकर जल्दी बाल बांधते कमरे से बाहर निकल गई। मीरा लगातार अपना फोन देख रही थी कि शायद नितिन उसे फोन या मैसेज करे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। करीब 1 घंटे बाद खाना बनकर तैयार था। उस दोनों ने बाहर खाने की टेबल पर खाना सजाया और इंतजार करने लगी कि कब सुदेश मंदिर से लौटेंगे। मीरा की नज़र अपने फ़ोन पर लगातार बनी हुई थी कि शायद नितिन की तरह भी कोई संदेशा आता हो, लेकिन अब तक उसे कुछ खबर नहीं थी। मीरा की माँ उससे बातें करती तो बस हाँ या ना में जवाब देती और फिर फ़ोन की और आस लगा करके बैठ जाती। आखिर नितिन को हुआ क्या? अचानक वो मीरा से संपर्क क्यों नहीं कर रहा है? उसे बता क्यों नहीं रहा है कि वो पहुंचा या नहीं? अभी मीरा नितिन के बारे में सोचती हुई गुमसुम बैठी थी कि उसके मामा ने घर में कदम रखा। मीरा की माँ ने उन्हें देखा तो मीरा से राखी की थाली सजा कर लाने को कहा। मीरा ने अपने मामा पर एक उड़ती सी नज़र डाली और रसोई में सजा कर रखी पूजा की थाली उठाने चली गई। मीरा की माँ ने अपने भाई को राखी बांधी और बोली, भगवान मेरे भाई को दुनिया का हर सुख दे, उसे तरक्की दे, खुशहाली दे। मीरा की माँ ने दुआएं दी तो उसने झुककर अपनी बहन के पैर छुए और बोला, अब बहन ने दुआएं दी है तो भगवान को तो मानना ही पड़ेगा। इतना कह सुदेश ने मीरा को देखा और कुटिलता से मुस्कुरा दिया। मीरा ने यह देख मुंह फेर लिया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने नितिन की बात क्यों मान ली। कल रात से अब तक नितिन की कोई खबर नहीं है। उसने मीरा से वादा किया था कि वो उसके साथ अन्याय करने वाले को सजा दिलवाएगा। उसने एक बार फिर अपना मोबाइल देखा, लेकिन उसे इस बार भी निराशा हाथ लगी थी। सुदेश ने अपनी बहन की पूजा की थाली में 5,000 रुपये राखी बंधवाई के रखे तो उन्होंने शर्मिंदा होते हुए इतने पैसे लेने से मना कर दिया। सुदेश ने मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने सिर्फ शगुन के 1100 रुपये रखे और बाकी सुदेश को वापस लौटा दिए। नहीं भैया, जो एक भाई अपनी बहन को दे सकता है वो तुमने मुझे पहले ही दे दिया है। मेरी मीरा को अपने साथ रख, उसे संस्कार सिखाकर पढ़ा लिखा कर, मेरे लिए यही बहुत है। कहते हुए मीरा की माँ की आंखें नम हो गई। मीरा कुढ़ गई यह देखकर। यह तो उसके दिल जानता था कि अपने साथ रखने पढ़ाने लिखाने की क्या कीमत वसूल की है उस आदमी ने मीरा से। अरे नहीं, कैसी बात कर रही हो? अगर मीरा यहाँ रह रही है तो उसके बदले में उसने हमारी मदद भी तो इतनी की है कि अपने बच्चे नहीं कर पाएंगे। सच बहुत ध्यान रखा है मीरा ने सबका, और मेरा भी। मेरा तो इतना ध्यान रखा है मीरा ने कि क्या बताऊं। सुदेश ने एक बार फिर मीरा की साड़ी में छुपे बदन पर ऊपर से ही नीचे तक नजर डाली और अपनी बहन का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अच्छा अब चलो कुछ खा लेते हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम्हारा भी तो व्रत होगा ना? मीरा की माँ ने हाँ में सिर हिलाया और मीरा को खाना लगाने का इशारा किया और मीरा वापस रसोई में आ गई। वो तीनों खाने की टेबल पर बैठे ही थे। मीरा की माँ और मामा आपस में कुछ बात कर रहे थे, लेकिन मीरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने फोन पर था। सुदेश इस पर नजर रखे था कि मीरा किन ख्यालों में खोई हुई है। खाना खाते हुए उसने मीरा से अचार मांगा तो मीरा ने एक बार फिर से सुना नहीं। यह देख बीना ने उसका हाथ थामा तो मीरा जैसे सोते से जाग गई और अचार की डिबिया उठाकर सुदेश की ओर बढ़ा दी। अचार की डिबिया पकड़ाते हुए सुदेश ने उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों से छुआ
और इस हरकत पर मीरा ने उसे गुस्से से घूरा तो वो मुस्कुरा दिया। खाना खत्म कर बीना ने सब बर्तन उठाकर रसोई में रखे। तब तक मीरा ने टेबल साफ की और सब साफ होने के बाद अपनी माँ से बोली, माँ, मामी जी यहाँ नहीं हैं और मामा जी अकेले हैं, तो मैं सोच रही थी कि तुम और मैं उनके आने तक यहीं रुक जाएं। मामा जी को खाने की परेशानी नहीं होगी। मीरा के मन में कुछ बड़ा चल रहा था और उसे पूरा करने के लिए उसका यहाँ रुकना जरूरी था। मीरा की माँ ने हैरानी से अपनी बेटी को देखा, जो अब तक यहाँ से भागने की कोशिश करती रहती थी। वो अचानक यहाँ रुकने को क्यों सोच रही है? उन्होंने मीरा से पूछा। लेकिन अचानक तुम तो वो बीते समय की बात हो गई माँ, और फिर तुम हो ना मेरे साथ। मैं, मीरा की माँ ने निराशा से कहा, मैं नहीं रुक पाऊंगी। घर पर तुम्हारे पापा, उनकी तबीयत तो तुम जानती हो ना, मैं कैसे रुकूंगी? ठीक है तो तुम चली जाओ, मामी जी के आने के बाद मैं आ जाऊंगी। वैसे भी अभी नितिन जी को भी समय है मुझे वापस ले जाने में। यह सुन मीरा की माँ ने उसे फिक्र से देखा। वो उससे पूछना चाहती थी कि वो यहाँ रुकने की जिद क्यों कर रही है, जबकि यहाँ उसके साथ, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। वो जानती थी कि अगर उन्होंने यह पूछा भी तो मीरा यही जवाब देगी कि जब उसने कहा था उसे यहाँ ले जाने को, तब तो उन्होंने उसे वहीं रुकने को कहा था और सब सहने के लिए कह दिया था। फिर अब वो उससे सवाल कर रही हैं। उन्होंने एक गहरी सांस भरी और उसके कांधे थपथपाया कर रसोई से बाहर निकल गई। उन्हें बाहर आते देख सुदेश उठ करके खड़ा हुआ और मीरा की माँ से बोला, तो वापस जाने के लिए ड्राइवर से बोल दूं? बीना ने हाँ में सिर हिला दिया और जाकर बैठक में अपना सामान समेटने लगी। कुछ देर बाद सुदेश ने आकर के बताया कि नीचे गाड़ी लग गई है। क्या वो और मीरा तैयार हैं? बीना ने बताया कि वो अकेली जा रही हैं वापस। मीरा यहीं रुकेगी उसकी मामी के पास आने तक। तो सुदेश ने उत्साह से मीरा को देखा जो उसी को घूर रही थी। सुदेश अपनी खुशी छुपाते हुए बोला, लेकिन मीरा को वापस ससुराल भी तो जाना है, यहाँ रुकेगी तो वापस में देर हो जाएगी। नहीं, मीरा की माँ कुछ कहती उसके पहले ही मीरा बोली, मेरे ससुराल लौटने में समय है मामा जी, और मामी जी यहाँ हैं ही नहीं, उन्हें वापस लौटने में वक्त है। तब तक आपके खाने पीने की समस्या। कहते हुए मीरा रुक गई। वो झूठ बोल रही थी और इससे ज़्यादा झूठ बोलना उसके बस में नहीं था। उसके गाल गुस्से से गर्म होने लगे थे, लेकिन उसने खुद को संयमित किया था। सुदेश को तो जैसे बिन मांगी मोती मिल गया था मीरा के इस सुझाव से। उसने मीरा की माँ को मीरा के यहाँ रुकने के लिए धन्यवाद कहा और उन्हें छोड़ने बाहर गाड़ी तक आया। कुछ मिनट बाद सुदेश अंदर आया तो देखा मीरा रसोई में है। उसने दरवाजे से ही पूछा कि वो क्या कर रही है, तो उसने बगैर देखे चाय बनाने को कहा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था कि वो जो करने जा रही है वो सही तो है ना। उसे डर लग रहा था, लेकिन उसके अंदर सुदेश के लिए इतनी नफरत थी कि वो उसकी हर भावना पर हावी हो रही थी। चाय बन गई तो उसने उसे कप में डाला और लेकर के बैठक में आ गई। सुदेश हाथ में मोबाइल थामे चेहरे पर एक घृणित मुस्कान लिए कुछ देख रहा था। मीरा समझ गई कि वो कुछ गंदी चीज देख रहा है। उसने कप सामने टेबल पर रखा और अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर उसने एक गहरी सांस भरी और पलंग के किनारे बैठकर अपना अगला कदम सोचने लगी। वो रुक गई और अब उसे किसी तरह अपने मामा को रंगे हाथ पकड़वाना था। उसने अपने बैग में से एक नया फोन निकाला जो यहाँ आते आते नितिन ने उसे दिया था और उसे घर के वाईफाई से जोड़ दिया। फोन में सिम नहीं था, इसलिए किसी के फोन के आ जाने का कोई डर नहीं था। उसने वो फोन अपने पलंग के सिरहाने रखे आईने के पीछे ऐसा लगाया जिससे वो छुपा भी रहे और सिर्फ कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा हो। फिर उसने अपने बैग से सिंदूर की डिबिया में रखी मिर्च को आईने के सामने रख दिया ताकि समय आने पर वो उसे आसानी से मिल जाए। फिर कमरे के दरवाजे में हल्के से
इस तरह खोला कि सुदेश को लगे कि वो हवा से खुला है और अंदर कमरे में क्या हो रहा है वो उसे दिखने भी लगे। उसने देखा कि सुदेश चाय पीने के बाद कप रसोई में रख कर बाहर आया। वो जल्दी से वापस पलंग के पास आकर खड़ी हुई और अपनी साड़ी बदलने लगी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी, लेकिन वो जानती थी कि उस पर सुदेश की नज़र पड़ चुकी है, क्योंकि उसे उसके कदमों की आहट करीब से सुनाई दे रही थी। उसने साड़ी निकालकर पलंग पर पटकी और अनजान बनते हुए पलटी। वो सही थी, सुदेश दरवाजे पर ही खड़ा था, अपनी ललचाई आंखों से उसे ऊपर से लेकर के नीचे तक घूरता और लार सी टपकती मुस्कान के साथ। मीरा ने अपने हाथों से खुद को ढकते हुए कहा, मामा जी आप? वो लगता है दरवाज़ा खुल रहा था, आप जाइए, मैं कपड़े बदल कर आ रही हूँ। कपड़े बदलने की क्या जरूरत है मीरा? सुदेश ने अंदर आते हुए कहा। उसका एक एक कदम मीरा की ओर बढ़ रहा था और मीरा पीछे हट रही थी। उसकी धड़कनें जोरों से चलने लगी थी। जैसे ही सुदेश ने अपना आखिरी कदम उसकी ओर बढ़ाया, वो पीछे हटते हुए अपने पलंग से टकराई और लड़खड़ाते हुए धम्म से बैठ गई। उसके हाथ अब भी अपने बदन को ढकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। जब मीरा की शर्मिंदगी हद पार करने लगी तो उसने पास पड़ी अपनी साड़ी उठाने की कोशिश की, लेकिन सुदेश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। मीरा ने हैरत और डर से ऊपर देखा तो वो एक पैर पलंग पर रखे उसके ऊपर झुका हुआ था। उसने साड़ी लेकर अलग फेंकी और मीरा का चेहरा अपने हाथों में लेकर के बोला, जानती हो मैंने कितना याद किया तुम्हें? इतना कहकर सुदेश उसे चूमने झुका तो मीरा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया, जिससे वो एक तरफ को झटका खा गया। इस बीच मीरा ने वहां से बाहर निकलने की कोशिश की तो सुदेश ने उसका हाथ पीछे से लपकते हुए उसे दीवार पर ले जा करके उसके दोनों तरफ दीवार पर हाथ रखे और उसे फंसा लिया। मीरा बढ़ी हुई धड़कने और माथे पर उभरी पसीने की बूंदों के साथ सुदेश को देख रही थी। सुदेश ने उसे यूं डरते देखा तो उसे समझाते हुए बोला, यह क्या मीरा, तुम्हें तो इस खेल की आदत होनी चाहिए। ये तो हमने कितनी बार किया है कि तुमने बचने की, भागने की कोशिश की है और मैंने तुम्हें ही ऐसे ही वापस पकड़ लिया है। जैसे ही सुदेश ने यह कहा, मीरा ने नफरत से उसे देखा तो वो खीसे निपोर कर बोला, यह क्या? अब तो उतना ही गुस्सा, उतनी ही जिद और उतना ही मान मनोबल। तुम्हारे लिए यह कुछ नया तो नहीं है। मीरा ने सुदेश को घूर कर देखा और गुस्से से बोली, आप अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। हमारे बीच सीमाएं कब से मायने रखने लगी मीरा? सुदेश ने उसके गाल पर उंगली से लकीर खींचने चाही तो मीरा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। सुदेश उसके ऊपर झुकने ही जा रहा था कि धड़ाम से कमरे का दरवाजा खुला और मीरा की मामी जोर से चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर सुदेश सकते में आ गया। वो हड़बड़ा कर पलटा तो देखा कि उसकी पत्नी, बेटी और नितिन दरवाजे पर खड़े हैं। जो जल्दी से मीरा से दूर हट गया और नाटक करते हुए बोला, तुम? अच्छा हुआ तुम आ गई। बिना मीरा को छोड़ गई कि तुम्हारी अनुपस्थिति में मुझे खाने की दिक्कत ना हो। लेकिन अचानक मीरा की तबीयत खराब है। अभी वो अपनी बात पूरी करता उसके पहले ही संगीता अंदर आई और एक जोर का तमाचा अपने पति के गाल पर जड़ दिया। वो हैरान, परेशान और डरा हुआ अपने गाल को सहलाते हुए अपनी पत्नी को देख रहा था। सबको और विशेषकर नितिन को सामने देख मीरा अपनी जगह पर निढाल हो गई। उसकी हालत खराब हो रही थी इन सब से। जैसे ही सुदेश ने अपनी पत्नी से बहाने बनाने शुरू किए, नितिन ने पास पड़ी साड़ी उठाई और मीरा को ले जा करके ढक दिया। मीरा ने जैसे ही नितिन को अपने पास पाया, वो रोते हुए उसके सीने से लग गई। नितिन उसे दिलासा दे रहा था और उधर संगीता अपने पति के सामने महाकाली बन करके खड़ी हो गई थी। पूरी दुनिया ने देखा है तुमने जो मीरा के साथ किया है और कहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती?
वो तुम्हारी बेटी से भी कम उम्र की है। संगीता जोर से चीखी। संगीता ने अपना फ़ोन निकाला और अपने पति के सामने वो लाइव फीड दिखाई जो मीरा ने कमरे में आने के बाद शुरू की थी और वो अब भी चल रही थी। उन्होंने थोड़ा ऊपर देखा तो अब तक 17,380 लोग उस वीडियो को देख चुके थे और उस पर भद्दी गालियां वाले कमेंट्स कर रहे थे। उसके बारे में वो शर्मिंदगी से जमीन में गड़ जाना चाहता था। नजरें झुकाए ऊपर अपनी पत्नी के सामने खड़ा था। उनकी बेटी ने कमरे में कदम रखा और अपने पिता के सामने खड़ी होकर के बोली, पापा आप मेरे हीरो थे। आप उसके पिता उससे कुछ बोलने को हुए कि उसने उन्हें रोक दिया और आगे बोली, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बताइए मैं किसी पर भी भरोसा कैसे करूंगी। सुदेश के जुबा पर ताला लग गया था। नितिन ने मीरा को उठने में मदद की और साड़ी उसके शरीर पर लपेटने के बाद सुदेश की कॉलर पकड़कर बोला, आज मैं बताऊंगा तुझे कि किसी औरत की इज्जत के साथ खेलने पर क्या होता है। चल। इतना कह नितिन ने सुदेश को आगे धकेला। संगीता ने एक नज़र मीरा पर डाली और शर्मिंदगी से आंखें झुकाकर कमरे से बाहर निकल गई। मीरा ने अपनी साड़ी वापस पहनी और पलंग के किनारे बैठ गई। सुदेश की बेटी उसके पास आकर बैठी और कातर नजरों से मीरा की ओर देखा। मीरा उसने धीमे से हाथ बढ़ाया और मीरा के हाथ पर हाथ रखा तो मीरा ने उसे चौंक करके देखा। उसके मामा की बेटी ने उससे आंखें मिलाई और गले लगाकर रोने लगी। मीरा उसके कंधे पर सिर टिकाए रो रही थी। मीरा हमें माफ कर दो बहन, हमें नहीं पता था कि इस घर में तुम्हारे ऊपर क्या। मीरा कुछ नहीं बोली, सुनकर बस सिसकती रही। तभी नितिन ने कमरे में कदम रखा तो उन दोनों को यूं देखकर मीरा से बोला कि बाहर उसे बुला रहे हैं, पुलिस को शिकायतनामे पर उसके दस्तखत चाहिए। मीरा ने एक नज़र नितिन पर डाली और फिर अपने बालों में हाथ फेरते हुए उठ करके खड़ी हो गई। नितिन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो वो आत्मविश्वास से मुस्कुराई और पहले आईने के पीछे से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, फिर नितिन के साथ बाहर जाने के लिए बढ़ गई। दरवाजे पर पलटकर देखा तो उसके मामा की बेटी अब भी सिर झुकाए पलंग के किनारे बैठी हुई थी। मीरा ने नितिन को दुख भरी आंखों से देखा और फिर उसके साथ बाहर बैठक में आ गई। बैठक में 4 पुलिस वाले थे। सुदेश एक कोने में हाथ में हथकड़ी पहने खड़ा था। मीरा को कमरे में आया देखा तो उसकी ओर बेचारगी से देखा, लेकिन मीरा उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गई। एक महिला पुलिस अफसर वहां संगीता के साथ बैठी थी। उन्होंने मीरा को देखा और खड़े होकर उसे शाबाशी दी कि उसने आज जो किया है उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और उसने यह कदम उठाकर और लड़कियों के लिए एक मिसाल रखी है। मीरा ने उन्हें मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और अपने मामा के खिलाफ लिखी अर्जी पर दस्तखत करके उन्हें दे दिया। जैसे ही उसने दस्तखत किए, सुदेश अपनी पत्नी के पास गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, यह मीरा की साजिश है। मेरा यकीन करो, मैं मानता हूं कि मैंने जो किया गलत किया, लेकिन मुझे यह करने के लिए हमेशा मीरा ने ही उकसाया था। मैं सच कह रहा हूं, मेरा यकीन करो। इतना कहकर सुदेश ने अपनी पत्नी के हाथ पकड़ लिए। संगीता कुछ देर तो यह नाटक देखती रही, फिर उसने हाथ छुड़ाते हुए बोली, मीरा 14 साल की थी बस जब तुमने उसके साथ। कहते हुए वो एक पल झिझकी, फिर हिम्मत बटोर कर बोली, जब तुमने उसका बलात्कार किया था। नहीं। जैसे ही सुदेश ने यह सुना तो निराशा से कराह होकर के नहीं जैसे ही सुदेश ने यह सुना वो निराश से कराह, लेकिन उस पर ध्यान न देते हुए संगीता बोली, इसे बलात्कार ही कहेंगे ना। उसमें इतना सामर्थ्य होता तो वो तुम्हारा प्रतिकार करती और मुझे पूरा यकीन है कि उसमें उतनी शक्ति रही होगी, उसने किया भी होगा। लेकिन मीरा तो क्या जान, जितनी भी औरतें जिनके साथ यह हादसा होता है
वो कहाँ कर पाती हैं विरोध। उनमें ना तो इतनी शारीरिक बल होता है और ना ही मानसिक। हर कदम पर डर कर रहना सीखते सिखाते हमारी बेटियां अपने ही घरों में उन मर्दों की हवस का शिकार होने लगती हैं जिनके पास उनकी सुरक्षा का जिम्मा होता है। फिर मीरा तो हर तरह मजबूत थी। उसकी माँ ने उसे हमारे घर पढ़ाई करने के लिए भेजा था ताकि जो उन्होंने झेला है वो मीरा ना झेले। और तुमने उसकी मजबूरी का यूं फायदा उठाया। तुम्हें शर्म नहीं आई उसके साथ ऐसा करते हुए? तुम भी तो एक बेटी के बाप हो। क्या मीरा के साथ यह घिनौना काम करते एक बार उसका चेहरा तुम्हारी आंखों में नहीं घूमा? कहते हुए संगीता का गला रूंध गया। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधलाई तो उसने अपनी आंखें पोंछी और बोली, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। इसके सिवाय इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। अपनी पत्नी के मुंह से यह सुनते ही सुदेश उसके पैरों में गिर करके फूट फूट कर रोने लगा और अपने किए की माफी मांगने लगा। संगीता ने एक नज़र मीरा और नितिन पर डाली और बोली, अफसर ले जाइए इन्हें, अब इनकी यहाँ किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर संगीता उठी और खुद को जा करके कमरे में बंद कर लिया। पुलिस ने सुदेश को उठाया और अपने साथ ले गई। मीरा ने नितिन को देखा और बोली, मुझे लगा कि आप नहीं आओगे, मैं बहुत डर गई थी। तुमने आज जो किया है, जिस हिम्मत से किया है मीरा, मुझे गर्व है तुम पर। अगर आपको मैसेज ना आया होता तो मैं यह कभी नहीं कर पाती और फिर मैं नहीं जानती यहाँ क्या हो जाता, मीरा ने कहा और नितिन के सीने से लग गई। नितिन उसे बाहों में थामे कुछ देर सहलाता रहा, फिर उसे खुद से दूर कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, घर चलें हम, लेकिन अपने घर। मुझे अब कभी माँ के घर भी नहीं लौटना, मीरा ने धीमे स्वर में कहा। तो नितिन ने उसके बाल सहलाए और बोला, ठीक है, लेकिन क्या तुम अपने पिता से भी नहीं मिलना चाहती? नहीं, उन्होंने हमारी जिम्मेदारी एक पिता की तरह निभाई ही कब है। अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई होती तो क्या मुझे यहाँ आकर रहना पड़ता? क्या यह मेरे साथ? कहते हुए मीरा चुप हो गई। उसके दुख उसे इससे ज़्यादा बोलने नहीं दे पाए। नितिन ने मीरा के सिर पर हाथ फेरा और घर वापस जाने के लिए बाहर निकल ही रहे थे कि सुदेश की बेटी ने आकर उसे बताया कि उसे और नितिन को अंदर उसकी माँ ने बुलाया है। मीरा ने नितिन को देखा तो उसने उसे अंदर जाने को कहा। मीरा ने एक गहरी सांस भरी और अपने पल्लू से आंसू पोंछ अपनी मामी के कमरे की ओर बढ़ गई। जैसे ही मीरा ने कमरे में कदम रखा, उसने देखा कि संगीता अपने पलंग के सिरहाने सिर झुकाए बैठी है। जिस मामी को उसने हमेशा हंसते देखा था, उसे देख यूं लगता था जैसे कोई तूफान उनके चेहरे से सारा नूर उड़ा ले गया हो। संगीता ने उसे नज़र उठाकर देखा और अपने पास आकर बैठने को कहा। मीरा हिचकते हुए उनसे कुछ दूरी बना करके बैठ गई। संगीता ने नितिन और अपनी बेटी को भी बैठने के लिए कहा तो वो दोनों भी वहीं एक सोफे पर बैठ गई। कुछ देर संगीता चुप रही, शायद सोच रही हो कि किन शब्दों से अपनी बात कहे। फिर मीरा की ओर बिन देखे बोली, मैंने देखा था उन्हें तुम्हारे साथ रसोई घर में, जब हम भाई साहब के बेटे की शादी से लौटे थे। मीरा ने अपनी मामी को हैरत से देखा। उसके दिमाग में वो दृश्य घूम गया। संगीता आगे बोली, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने इसे मेरा वहम कह करके टाल दिया। मैंने जोर दिया तो उन्होंने मुझे तुम्हारे और उनके रिश्ते का वास्ता दिया और मैं चुप हो गई, लेकिन मेरा मन अब भी नहीं मान रहा था। फिर एक दिन मैंने आधी रात को उन्हें तुम्हारे कमरे में जाते देखा। उस दिन मैं खूब रोई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कैसे उस आदमी को जो जब कमरे में वापस आए तो मैंने खूब लड़ना चाहा, अपने हर सवाल का जवाब मांगना चाहा, लेकिन तभी मेरी नज़र इस पर पड़ी। संगीता ने अपनी बेटी की ओर इशारा किया। इसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। अगर यह बात लोगों को पता चल जाती तो मैं इसके हाथ कैसे पीले करती।
मीरा, लोग इसके बाप के लांछन के कारण इस पर सवाल करते। और फिर इतना कहकर संगीता ने एक गहरी सांस भरी और बोली, उस दिन के बाद मैंने उनसे दूरी बना ली। उनसे ज्यादा कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए फिर मेरा गुस्सा तुम पर निकलता। मैं जानती थी कि मैं बेवजह तुमसे नाराज होती हूँ, और मेरा इतना गुस्सा करने की वजह यह भी थी कि मेरी डांट सुनकर तुम परेशान होकर इस घर को छोड़ करके चली जाओगी। लेकिन तुम्हारी मजबूरी की वजह से यही रही और सहती रही हमारे अत्याचार। फिर जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा तो मैंने तय किया कि ऐसे नहीं तो किसी और तरीके से मैं तुम्हें इस घर से दूर कर दूंगी, और इसका एकमात्र रास्ता था तुम्हारी शादी करवा देना। मैंने नाते रिश्तेदारों में तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखने के लिए कह दिया। सुदेश और तुम्हारी माँ ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, पहले तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ी हो जाने दूं। लेकिन तभी नितिन का रिश्ता आया और मैंने हाँ कह दिया। उसे तुम पसंद थी और वो जल्दी ही यह शादी करना चाहता था। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। रिश्ता तय होने के बाद सुदेश मुझ पर खूब गुस्सा हुए कि मैं तुम्हें जबरन इस रिश्ते के लिए मजबूर कर रही हूँ। लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि मीरा अब इस घर में नहीं रहेगी। या तो वो यह शादी करेगी या फिर अपने घर अपने माँ बाप के पास वापस जाएगी। नितिन की तरफ से लगातार फोन आ रहे थे और तुमने भी हाँ कह दी, तो अब किसी के पास कुछ कहने को बचा नहीं था। मैं खुश थी कि आखिरकार तुम जा रही हो और मेरा संसार फिर से अपने पुराने रूप में सजने वाला है। संगीता ने एक बार फिर मीरा को देखा। उसकी आंखों में उमड़े गुस्से और नफरत को देख कर बोली, तुम सोच रही होगी कि मैं कैसी औरत हूँ, कैसी माँ हूँ, जो इतना कुछ जानने के बाद भी तुम्हारे साथ हमदर्दी की जगह तुम्हारा अपमान करती रही। लेकिन मीरा, शायद सब माएँ ऐसा ही होती हैं। तुम्हारी माँ को पता होता तो शायद वो भी यही करती, तुम भी होती तो शायद यही करती। इतना कह संगीता चुप हो गई। मीरा अपना मुंह हथेलियों में छुपाए बैठी थी। उसके कानों में संगीता के स्वर गूंज रहे थे। तुम्हारी माँ को पता होता तो उसकी माँ को भी था। फिर क्या किया उसकी माँ ने उसके लिए? कुछ नहीं, बस अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी मजबूरियों का हवाला देकर उसे चुप करा दिया। मामी उसकी कौन थी? उन्होंने अपनी बेटी को भला सोचा, लेकिन उसकी माँ ने उसका भला क्यों नहीं सोचा? क्यों वो सब जानने के बाद भी मीरा को अपने साथ नहीं ले गई? मीरा को यूं खोया हुआ देखा तो नितिन ने उसके करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। मीरा ने उसे यूं चौंक कर देखा जैसे किसी ने उसे सोते से जगा दिया हो। नितिन ने उससे घर चलने को पूछा। मीरा ने एक नज़र अपनी मामी पर डाली और फिर नितिन को देखकर उठ खड़ी हो गई। वो नितिन के साथ बाहर निकलते हुए बढ़ी ही थी कि संगीता ने पीछे से पुकारा, मीरा, क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगी? मीरा यह सुनकर पलटी और बोली, आप मेरी जगह होती तो क्या माफ कर पाती? इतना कहकर मीरा कुछ पल अपनी मामी को जवाब के इंतजार में देखती रही। फिर एक निराशा भरी मुस्कान के साथ बोली, मैं माँ को भी कभी माफ नहीं करूँगी मामी जी। संगीता उसे आश्चर्य से घूर रही थी। और मैं वादा करती हूँ कि अगर कभी मेरे सामने ऐसी स्थिति आएगी तो मैं वो बिल्कुल नहीं करूँगी जो आप लोगों ने किया। इतना कहकर मीरा पलटी और तेज कदमों से बाहर निकल आई। नितिन उसके पीछे ही था। जो जैसे ही घर के बाहर आई उसने एक बहुत गहरी सांस भरी। वो अचानक आई इस आंधी से घबरा उठी थी। आगे बढ़ते ही वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि नितिन ने उसे थाम लिया। मीरा निढाल हो रास्ते पर ही बैठ गई। उसकी जुबां से बोल नहीं निकल रहे थे। नितिन उसे थामे हुए बैठा रहा और मीरा उसके कंधे पर अपना मुंह छुपाए रोती रही। कुछ देर बाद उसने सब तरफ देखा तो पड़ोसी अपने घरों की छतों और बालकनी में खड़े उन दोनों को ही देख रहे थे। मीरा ने झेंपते हुए नितिन से कहा कि उन्हें अब यहाँ से चलना चाहिए। नितिन ने उसे उठने में मदद की और गाड़ी तक ले चला कि तभी उन्हें तालियों की आवाज़ सुनाई दी। उसने और नितिन ने सिर उठाकर चारों ओर आश्चर्य से देखा
तो उसके सभी पड़ोसी उसके लिए तालियां बजा रहे थे। मीरा के गाल शर्म से लाल हो उठे। उसने और नितिन ने एक दूसरे को देखा और सबसे हाथ जोड़ करके विदा ली। वहां से निकल गए। मीरा अपने मायके नहीं गई, वो सीधे ससुराल पहुंच गई तो देखा कि उसकी सास दरवाजे पर ही खड़ी हैं, उसका इंतजार करते। उसने नितिन की ओर देखा तो उसने मीरा को पहले अंदर चलने के लिए कहा। मीरा जैसे ही गाड़ी से उतरी, घर के दरवाजे पर पहुंची, उसकी सास ने नमक मिर्च से उसकी और नितिन की नज़र उतारी और रोते हुए मीरा को गले से लगा लिया और बोली, मीरा, मुझे गर्व है अपनी बहू और बेटे पर। मीरा यह सुन उनसे अलग हुई और आश्चर्य और दुख से बोली, आपको गुस्सा नहीं आया मुझ पर? क्या आप अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की को अब स्वीकार करेंगी? औरतों के नसीब में हमेशा से दमन लिखा है बेटी। मायके में पिता भाई हमारे मालिक होते हैं और ससुराल में पति, और इसके बाद भी कोई कमी रह जाती है तो वो लोग जो हम औरतों के लिए पिता भाई के बराबर होते हैं वो भी हमारा दमन करने की पूरी कोशिश करते हैं। पर बस फर्क इतना होता है कि कभी हम बच जाते हैं और कभी। इतना कह उन्होंने अपनी आंखें बंद की और फिर एक गहरी सांस भर कर बोली, नितिन अपने पिता की तरह है मीरा, और आज उसने अपने पिता का इतिहास दोहराया है। इतना कहकर नितिन की मां ने साथ खड़े अपने पति की ओर देखा। मीरा आश्चर्य से कभी अपनी सास को तो कभी नितिन को देखती रही। नितिन ने उसे अंदर चलने को कहा तो वो अंदर जाने के लिए बढ़ गई, लेकिन उसके दिमाग में अब भी नितिन की मां की बात गूंज रही थी। मीरा आगे बढ़ी, उसने और नितिन ने उनके पैर छुए तो उन्होंने उन दोनों को खूब आशीर्वाद दिया और बधाई देते हुए बोली, तुम दोनों ने जो किया उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए बेटा। नितिन, मुझे गर्व है ऐसे कठिन समय में तुमने मीरा का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी ताकत बने। और मीरा, मुझे नहीं पता था कि इतनी नाजुक सी दिखने वाली मेरी बेटी इतनी हिम्मती वाली निकलेगी। खुद को अपने ससुर द्वारा बेटी बुलाए जाने पर मीरा की आंखें छलक उठी। उन्होंने सबसे अंदर चलने को कहा और मीरा से बोले, मैं जानता हूँ जो भी अभी नितिन की मां ने तुमसे कहा है उसके बाद तुम्हारे मन में सवाल होंगे। हाँ, ऐसा हादसा पहले भी हो चुका है। नितिन के पिता ने अपनी पत्नी की ओर देखा और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के बोले, नितिन जानता है इस बारे में। वो यह भी जानता है कि वो मेरा खून नहीं है, लेकिन वो मेरा ही बेटा है। मीरा ने हैरत से अपने ससुर को देखा। नितिन उनका खून नहीं है मतलब? क्या मतलब है कि वो उनका बेटा है लेकिन खून नहीं है? नितिन के पिता मीरा की मनोस्थिति समझते हुए बोले, हमारी शादी हुई ही थी। नितिन की मां ने बताया कि उसके साथ क्या बीती है। वो इनकी दूर की मौसी का बेटा था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं एक कोने में बैठा सोचता रहा और यह एक कोने में बैठी रोती रही। मेरे अंदर इतना गुस्सा भर गया था कि उस समय अगर मेरे सामने इनका अपराधी सामने आ जाता तो मैं शायद उसका खून कर देता। जागते रोते रात गुजरी और अगले दिन इनके मायके जाने का समय हो गया। तब इन्होंने मुझसे कहा कि यह हमेशा के लिए जा रही है, अब कभी नहीं लौट करके आएगी और मेरे जीवन में अभिशाप नहीं बनेगी। मैं चुप रहा, क्या कहता, लेकिन जैसे ही इन्होंने जाने के लिए घर से बाहर कदम रखा, मैंने तय कर लिया कि यह वापस भी आएगी, बच्चे को जन्म भी देगी और मैं इनके गुनहगार को सजा भी दिलवाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी हद पार करनी पड़े। यह मायके पहुंची और पीछे से ही मैं भी पहुंच गया पुलिस को लेकर। शादी का अगला ही दिन था और सभी मेहमान घर पर ही थे और इनकी मौसी का बेटा भी। मेरे साथ पुलिस को देखकर वहां हड़कंप सी मच गई। पुलिस ने जैसे ही इनकी मौसी के बेटे को गिरफ्तार किया, वहां तमाशा खड़ा हो गया कि ऐसा क्या हुआ कि कल जमाई बना लड़का ऐसे कैसे दुल्हन के भाई को पुलिस से पकड़वाने आ गया और किस जुर्म में। मैंने सभी रिश्तेदारों के बीच जैसे ही उसका गुनाह बताया, वहां सबको सांप सूंघ गया। इनके दूसरे भाई मुझे मारने के लिए दौड़े।
कुछ दूसरे रिश्तेदार इनकी तरफ भागे, लेकिन मैं अपनी बात पर अटल था। मुझसे सबूत मांगा गया तो न जाने कहां से यह सामने आ गई और इन्होंने सबको बता दिया। इन्होंने बता दिया कि यहाँ माँ बनने वाली हैं और यह बच्चा किसका है। सबने इन्हें धिक्कारा, इन्हें दोषी ठहराया, लेकिन हम अपने इरादे पर टिके हुए थे। हमें उस आदमी को सजा दिलवानी ही थी ताकि इन्हें न्याय मिल सके और किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। उसे गिरफ्तार करवा करके मैं इन्हें लेकर के फौरन लौट आया। इनके लिए वहाँ जगह नहीं बची थी और मेरे लिए अपने घर में। मैंने अपनी माँ बाप के उस फैसले को मान घर छोड़ दिया। हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, कानूनी लड़ाई हमने वो लड़ी भी। पूरे 1.5 साल तक हमने अदालतों के चक्कर काटे। इसी बीच नितिन का जन्म भी हुआ और इसके आने के बाद आखिर हम एक मुकदमा जीत गए। उसे 7 साल की सजा हुई। हालांकि इतना सब होने के बाद भी हमारे परिवार ने हमें कभी स्वीकारा नहीं। नितिन का सबसे पहले मैंने अपने हाथों में थामा था। छोटा सा रुई के गोले जैसा नितिन जब मेरे हाथों में आया तो मुझे यूं लगा जैसा मेरा दिल हो। मैंने तभी तय कर लिया था कि नितिन के सिवाय हमारा और कोई बच्चा नहीं होगा। मैं नहीं चाहता था कि कभी अनजाने में भी मैं नितिन के साथ कोई पक्षपात ना कर दूं। इसलिए मैंने अपने बच्चे के लिए कभी सोचा ही नहीं। इतना कहकर नितिन के पिता चुप हो गए। उनकी आंखों में नमी थी। उनके साथ बैठी नितिन की माँ भी अपने पल्लू से अपनी आंखें पोंछ रही थी और मीरा के साथ बैठा नितिन मूर्ति बन करके सब सुन रहा था। नितिन के पिता ने अपनी आंखें पोंछी और बोले, अब तुम दोनों जाओ और आराम करो, क्योंकि अभी बहुत लंबी लड़ाई बाकी है और तुम दोनों को डटे रहना है, डरना नहीं है। मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हैं हमेशा। नितिन के पिता ने नितिन का आत्मविश्वास से देखा तो वो मुस्कुरा दिया। मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं। कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। यहाँ तो लोग अपनी बेटियों पर भरोसा नहीं करते और उन्होंने अपनी बहू को न्याय दिलाने के लिए कमर कस ली। मीरा उठी और बोली, मैं आप लोगों को किन शब्दों में धन्यवाद कहूँ, समझ नहीं आ रहा है। शादी से पहले मैं डरी हुई थी कि जब नितिन को पता चलेगा तब क्या होगा। माँ ने मुझे समझाया था कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैं उन्हें अंधेरे में रख कर अपनी जिंदगी जीऊं। मैंने तय किया था कि नितिन सब सुनने के बाद चाहे जो फैसला करे मैं उसे मानूंगी। यह उनका हक था कि जिसके साथ एक उम्र बिताने का सपना संजोए थे उसके बारे में सब जाने। लेकिन जिस तरह नितिन ने सब सुनने के बाद मुझे भरोसा दिलाया कि मैं कोई अछूत नहीं, मुझे यकीन नहीं हुआ कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। और फिर आप दोनों, मैं जानती कि जो मैं कहने जा रही हूँ वो आप लोगों के किए के सामने कुछ मायने नहीं रखता। जिस तरह नितिन ने मेरा साथ दिया, आप लोगों ने मुझ पर भरोसा रखकर मुझे अपनाया। अगर मैं अपनी सारी उम्र भी आपकी सेवा में निकाल दूं तो भी वो काफ़ी नहीं रहेगा। आपने मुझे जो दिया है उसके लिए मैं सारी उम्र तरसती थी। थोड़ा सम्मान, थोड़ा सा अपनापन। आपने मुझे मेरा सम्मान दिया। माँ, पापा जी। मीरा जी की आंखें नम थी और वो उन सब के बीच हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी सास उठी और उसे सीने से लगाते हुए बोली, तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है बेटी। तुमने तो हमारे परिवार को पूर्ण किया है। तुम हमारे परिवार का सदस्य हो और तुम्हारे लिए न्याय की लड़ाई लड़ना हमारा कर्तव्य है। अब हमने आंसू पोंछो और अपने इस घर को अपनी मुस्कान से रोशन करो। इतना कहकर उन्होंने मीरा का माथा चूम लिया। नितिन अपनी जगह बैठा उन दोनों के स्नेह को देख रहा था। उसे गर्व था उसे ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने उसे एक इंसान बनाया और वो अपने माता पिता का सिर कभी झुकने नहीं देगा। हमेशा उनके बताए न्याय के रास्ते पर डटा रहेगा। मीरा को अपने मामा के खिलाफ मुकदमा ज्यादा दिन नहीं चला। उसके पास पर्याप्त सबूत थे उसका गुनाह साबित करने के लिए। फिर संगीता के बयान भी थे जिनके कारण सुदेश को जल्दी ही सजा सुना दी गई। मीरा की मां ने मीरा से मिलने की बात करने की बहुत कोशिश की,
लेकिन मीरा ने ठान लिया था कि वो अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। नितिन और उसकी सास ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ कह दिया था कि वो उनसे नहीं मिलेगी। वो उसे जन्म देने वाली माँ थी और उन्होंने ही उसे उस नरक से सब जानने के बाद भी रहने के लिए छोड़ दिया था, ताकि वो पढ़ लिख कर उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके। नितिन ने उसे एक बार फिर से इस बारे में सोचने को कहा और फिर उस पर जोर नहीं डाला। इस बात के लिए कि वो अपनी माँ से मिले, यह पूरी तरह से उसका फैसला होना चाहिए था और नितिन ने उसे खुद यह करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया था। 2 साल हो गए थे मीरा की शादी को और तकरीबन साल से ऊपर आया था उसके मामा को सजा हुए। एक रोज सुबह मीरा रसोई में सबके लिए चाय बना रही थी कि उसके ससुर ने उसे आवाज दी। उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। मीरा भागकर बाहर आई तो देखा उसके ससुर फोन पकड़े हुए हैं। उन्होंने जैसे ही मीरा को देखा उसकी ओर फोन बढ़ा दिया। मीरा ने कांपते हाथों से फोन थामा और जैसे ही खबर सुनी लड़खड़ाते हुए पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। संगीता का फोन था, यह बताने की बीते दिन उसके पिता की मौत हो गई थी। अभी मीरा फोन हाथ में थामे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर ही रही थी कि यह खबर सच है कि तभी नितिन भी काम पर जाने को तैयार होकर बाहर आया। उसने मीरा के चेहरे पर दुख और अपने पिता के चेहरे पर चिंता देखी तो उसने इशारे से अपने पिता से कारण पूछा। नितिन के पिता ने नितिन को मीरा के पिता की खबर दी तो नितिन ने मीरा पर डाली जो आंसू भरी आंखों से उसी को देख रही थी। नितिन ने अपना फोन निकाला और अपने ऑफिस फोन करके कहा कि वो नहीं आ रहा है, उसे जरूरी काम से बाहर जाना है। फिर उसने मीरा से जल्दी तैयार होने को कहा और गाड़ी निकालने चला गया। मीरा की सास ने उसे अपना ध्यान रखने और अपनी माँ के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए समझाया। नितिन मीरा को लेकर उसकी माँ के घर निकल गया। कुछ देर बाद वो दोनों उसकी माँ के घर के सामने खड़े थे। मीरा बोझिल कदमों से नितिन के साथ अंदर जाने के लिए बढ़ गई। उसे दरवाजे पर ही उसके कुछ रिश्तेदार दिखे। वो सब मीरा को देख वहां हैरत में थे। मीरा उनके चेहरे पर व्यंग, चिढ़, हैरत सब पढ़ रही थी। कमाल की बात यह थी कि उसके साथ जो हुआ उसका अफसोस किसी के चेहरे पर नहीं था, लेकिन उसने जो अपने न्याय के लिए किया सब उसके लिए निर्णायक जरूर थे। वो उन अनकहे सवालों के जवाब देना चाहती थी, लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि वो अपने पिता के शोक में शामिल होने आई है। लिहाजा उसने सबको नज़रअंदाज किया और अंदर जाने को बढ़ गई। जैसे ही मीरा ने अंदर कदम रखा वहां कानाफूसी होना शुरू हो गई। उसकी माँ ने उसे सिर उठाकर सूनी आंखों से देखा। मीरा ने देखा कि संगीता वहीं उसकी माँ के पास बैठी हुई है। उसने उन्हें देखा, नजरें नीची की और अपनी माँ के साथ जाकर के बैठ गई। कुछ देर वो चुप बैठी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने बरसों की चुप्पी के बाद कोई बात शुरू भी करे तो कैसे। जब वो कुछ देर और नहीं बोली तो उसकी माँ ने धीमे से कहा, कैसी हो? यह अचानक लीवर ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी। पिछले 2 महीने से अस्पताल में थे। कल रात दर्द बढ़ा और इतना कहकर मीरा की माँ अपने घुटने पर सिर रख करके रो पड़ी। मीरा ने उनके हाथ पर हाथ रखा तो उसे देख बिना ही बोली, मैंने कोशिश की एक बार तुम्हें बता दूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद मुझमें इतना साहस नहीं रहा कि तुमको कह पाऊं कि किसी की मदद के लिए। मैंने सब भगवान पर छोड़ दिया था कि जो उन्होंने हमारी गति सोची है वो हो जाने दें, ताकि हमारे पापों का कुछ तो प्रायश्चित हो जाए। तब तुम्हारी मामी ने आकर हमारी मदद की और लगभग 1 साल से यही सारे इलाज का खर्चा उठा रही हैं। इतना कहकर मीरा की माँ ने अपनी भाभी की ओर देखा जो मीरा को ही देख रही थी। जैसे ही मीरा की नज़र उनसे मिली उन्होंने हाथ जोड़े और बोली, मैं बस अपने पापों का प्रायश्चित कर रही थी मीरा। मीरा धीमे से अनिश्चित सी मुस्कान मुस्कुराई और बोली,
आपने हमारे लिए हमेशा बहुत किया है मामी जी, आपका धन्यवाद कैसे करूं समझ नहीं आ रहा है। मेरे किए के लिए मुझे माफ़ करके मीरा, मैं उस शर्मिंदगी का बोझ उठा नहीं पा रही हूँ। तुम्हारे साथ जो सुदेश जी ने किया उसे जानने के बाद मैं भी तुम्हारे लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने उनके खिलाफ जब गवाही दी थी, मैं तभी आपसे अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन मैंने जिस तरह आपसे बात की थी उसकी शर्मिंदगी मुझे आपके सामने आने से रोक रही थी। अगर आप ना होती तो हम इतनी जल्दी वो मुकदमा नहीं जीत पाते। इतना कहकर मीरा ने दरवाजे पर खड़े नितिन को देखा। नितिन अंदर आया और उसने मीरा की माँ के पैर छुए। उन्होंने नितिन की सिर पर हाथ फेरा और बोली, तुम बहुत नेक हो नितिन। आज के जमाने में तुम जैसे लोग नहीं होते। तुमने मीरा का इतना साथ दिया, उसके लिए मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की एहसानमंद हूँ। आप ऐसा मत बोलिए, मैंने ऐसा कुछ विशेष नहीं किया। मेरे बस जो कर्तव्य थे उन्हें निभाने की कोशिश की है। इतना कहकर नितिन ने एक नज़र मीरा पर डाली और हिचकते हुए बोला, और अब मुझे अपना अगला कर्तव्य निभाने से आप मुझे नहीं रोकेंगी। मीरा की मां ने नितिन को आश्चर्य से देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, अब आपको हमारे साथ चलकर रहना होगा, मेरे साथ, मीरा के साथ, सबके साथ। मीरा की मां ने यह सुना तो हैरानी और शर्मिंदगी से मना करने लगी, लेकिन नितिन इस बार तय करके आया था कि वो मीरा मां को साथ ले जाएगा। उसने आते समय इस बार मीरा को समझाया और इस तरह बात के लिए राजी कर लिया था। अब उसने यह बात मीरा की मां को बताई तो उन्होंने मीरा और नितिन दोनों को बाहों में भर लिया और रोते हुए उन्हें ढेर सारे आशीर्वाद दिए। मीरा कभी अपनी मां तो कभी नितिन को देखती और सोचती कि उसकी जिंदगी के दो सिरे बिल्कुल अलग होते हुए भी उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। नितिन वापस चला गया। उसने मीरा से वहीं रुकने को कहा ताकि वो अपनी माँ की मदद कर सके। 12 दिन बाद वो वापस आया और मीरा और उसकी माँ को लेकर के चल दिया वहाँ जहाँ रोज सुबह उम्मीद की रोशनी सूरज के साथ निकलती है और खुशियों की चांदनी हमेशा खिली रहती है। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।